नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ साइड। मैं हूं आपके साथ रवीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर चर्चा के दौरान संसद पहुंचे तो एक खास नीली जैकेट में देखे गए। इस जैकेट को प्लास्टिक के इस्तेमाल हो चुकी बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है। इस जैकेट को पीएम मोदी को सोमवार को ही गिफ्ट किया गया था। 2 दिन बाद पीएम इसे पहनकर संसद पहुंच गए। पीएम मोदी को जो जैकेट दी गई है वो एक सैंपल भर है। इसी तर्ज पर इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए कपड़े बनाने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा पीईटी बोतलों का रिसाइकिल किया जाएगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जैकेट पहन के जो पार्लियामेंट में गए, इससे बड़ी स्टेटमेंट हो नहीं सकती। और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। और परसों जो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो मंत्र कहा था, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्रेश पॉलीमर एंड कैसे रिसाइकल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आई एम इंडेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइमलाइट ऑफ द नेशन। और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये ऐसे स्टेटमेंट के बाद देश में जो रिसाइकलिंग की जो मात्रा है वो कई गुना बढ़ेगी, एक न्यू लेवल तक चली जाएगी। जो हम कस्टमर अटेंडेंट की यूनिफॉर्म्स और एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ की यूनिफॉर्म की जो मैंने बात की थी, वो बेसिकली हमारे स्प्रेड के लिए है। जो मैसेज है वो पूरे देश में फैल जाए। सारे ओएमसी मिला के 70,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये जो स्प्रेड अच्छी तरह हो जाए उसके लिए हमने किया था। सेम थिंग एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ जो हर एक घर में जाते हैं, तो ये मैसेज ऑफ रिसाइकलिंग हर एक घर घर पहुँचे। और प्रधानमंत्री ने ये तो अभी किया है, वो उन्होंने तो अलग ही लेवल पे ले लिया है। तो इससे अभी हमारा जो मर्चेंडाइजिंग का जो ऑप्शन था, जो मैंने आपको कहा था, हमारे रिटेल आउटलेट्स में हम उसका मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन भी करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ना आर्मी का हो या हमारे कस्टमर हो, ही कैन ऑल्सो वेयर दैट एंड शो हिज सपोर्ट, सॉलिडारिटी फॉर रिसाइकलिंग। आपको याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी परसों आए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई नए ऊर्जा सेक्टर में, खास करके ग्रीन एनर्जी में इनिशिएटिव्स लिए। तो एक उन्होंने बहुत समय पहले हमें एक चैलेंज दिया था, हमें मींस ऑयल कंपनीज को एक चैलेंज दिया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम 10 करोड़, हर वर्ष 10 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोधी बन गए। तो उसकी बनी हुई जैकेट जो मैंने भी अभी पहनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे IOCL जो कंपनी जिस पे काम किया है, उन्होंने एक प्रेजेंट किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने पार्लियामेंट में वो जैकेट पहनी हुई। संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर जमकर सियासी तीर छोड़े और कई गंभीर आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पीच के दौरान कई पल ऐसे आए जब हंसी ठिठोली भी हुई। 40 मिनट की स्पीच के दौरान खड़गे सभापति जगदीप धनखड़ से भी उलझते दिखे। उन्होंने अडानी पीएम मोदी के रिश्ते, अडानी के तेजी से अमीर बनने, अडानी की कंपनियों को लेकर सवाल पूछे। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट
हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे, अरे फिर क्यों साहब, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन को नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, हमारे तो, वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए। आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से भेजिए। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर, 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर, अगर यहाँ ऑथेंटिकेट, ये तो है नहीं सर, इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। लीजिए, नहीं, आप in accordance with rules, the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए, न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट, हाँ सॉरी, हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने राज्यसभा में सुना। बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को जमकर घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार पर मुसलमानों की शिक्षा, पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार की और कहा कि जो देश की आबादी में 19% की हिस्सेदारी रखते हैं, उनके लिए अभिभाषण में एक लाइन तक नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी ने हेट स्पीच का मुद्दा उठाया और कहा कि कोई 1 महीना ऐसा नहीं रहा जब मुसलमानों को कत्ल की धमकी न दी गई हो। इसके साथ ही ओवैसी ने मोदी सरकार को चीन मुद्दे पर घेरा और साथ ही इंदिरा गांधी से सीख लेने की नसीहत भी थी। सर, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए? ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इक़्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता।
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के नोटिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरी बेटी की स्कूल फीस और परीक्षा परिणामों के बारे में पूछताछ के लिए एक नोटिस भेजा है। मैंने ईडी द्वारा पहले भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। अब फिर से मुझे समन किया गया है और ईडी केवल विपक्ष को नोटिस भेजता है। गौरतलब है कि शिवकुमार इससे पहले नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए थे। ಇಡಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई के एक हिंदू कॉलेज में छात्रवृत्ति योजना पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना में छात्राओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से कुल 1,16,000 छात्र लाभान्वित हुए हैं, जिसके लिए कुल 69.44 करोड़ रुपए की लागत लगी है, यानी कि 69,44,00,000 रुपए लगे हैं। तो हर महीने मिलेगी 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति। पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया। तमिलनाडु के चेन्नई में ईपीएस गुट से एआईएडीएमके के उम्मीदवार केएस थिनरासु ने इरोड ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। खास बात यह है कि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। ओपीएस गुट के दौड़ से बाहर होने के बाद नामांकन के आखिरी दिन ईपीएस गुट के उम्मीदवार थिनरासु ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले बीजेपी ने दो विरोधी अन्ना द्रमुक गुटों के बीच एक अस्थायी समझौता कराया था, जिसके बाद ओ पनीरसेल्वम गुट के ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और ईपीएस खेमे ने अपने उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को बरकरार रखा। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। इसके साथ ही बीआरएस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया। बता दें कि रेड्डी ने कहा था कि भले ही माओवादी मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को विस्फोटकों से उड़ा दें, इसका बहुत कम असर होगा क्योंकि ये लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी बीआरएस सरकार और सीएम केसीआर पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा था कि हैदराबाद के केंद्र में 10 एकड़ जमीन में 2000 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने 150 कमरों का प्रगति भवन बनाया है। युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई प्रगति भवन गया है? क्या आपको प्रगति भवन में आमंत्रित किया गया है? तो विवादित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी बयानबाजी की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री आवास को अगर उड़ा भी दिया जाता है तो भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। विवादित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। रेवंत रेड्डी ने तो यह तक कह दिया कि जो युवाओं के लिए भवन बनाया गया है, क्या उसको कोई देखने गया है? बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में सीपीआईएम ने केंद्रीय बजट 2023-24 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बजट मध्यम वर्ग और गरीबों के खिलाफ बताया। जी रामकृष्ण ने कहा कि हमारी पार्टी बजट गरीबों और मध्यम वर्ग के पक्ष में नहीं है। खाने पीने की चीजों और दवाओं पर जीएसटी खत्म किया जाना चाहिए। तो केंद्रीय बजट के खिलाफ सीपीआईएम का प्रदर्शन देखने को मिला। बजट मध्यम वर्ग और गरीबों के खिलाफ है, यह भी कहना है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और लोगों ने प्रदर्शन भी किया। ये देख सकते हैं आप, सीपीआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने बजट के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तो केंद्रीय बजट के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने वहां पे जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बात अब केरल की करते हैं। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावितों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनकी मदद करने का संकल्प लेते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि जब दुनिया इन देशों में प्रभावितों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आ रही है, तो हम भी अपना काम करके हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। विजयन ने कहा कि सदन उन लोगों के साथ हाथ मिलाता है जिन्होंने आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया।
भारत सहित कई देश आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। हम भी अपनी भूमिका निभाने के लिए हाथ मिलाएंगे। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से हजारों लोगों की मौत हो गई। तो मदद करने का संकल्प लिया गया। इसके लिए प्रस्ताव भी वहां पे पारित किया गया। केरल विधानसभा में भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त है जब पूरी दुनिया एक साथ आ रही है तो हमें भी मानवीय सहायता करनी चाहिए। केरल विधानसभा में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में जिन लोगों की जान चली गई है उनको श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही साथ संवेदना भी प्रकट की गई। मदद करने का संकल्प लिया गया और प्रस्ताव भी पारित किया गया। कर्नाटक में ब्राह्मण महासभा की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का जमकर विरोध किया और एचडी कुमारस्वामी की ओर से ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई। बता दें कि कुमारस्वामी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से कर्नाटक में एक नया विवाद खड़ा हो गया। हालांकि अपने बयान से यू टर्न लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी ब्राह्मण के सीएम बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनकी टिप्पणी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, बल्कि मंत्री प्रहलाद जोशी पर थी। तो ब्राह्मण महासभा ने कुमारस्वामी के बयान का विरोध किया। एचडी कुमारस्वामी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद ब्राह्मण महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। गदग कर्नाटक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एचडी कुमारस्वामी का यह कहना है कि ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, उनका विवाद प्रहलाद जोशी के खिलाफ था, उनका बयान। ये आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता जो थे वो वहां पर प्लाइकार्ड लेकर पहुंचे। कर्नाटक के बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यूपीए सरकार द्वारा देश में किसानों की कर्ज माफी का विरोध करने पर तेजस्वी सूर्या के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तेजस्वी सूर्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्यनिगे रैत सूर्यनिगे ರೈತ ವಿರೋಧಿ तेजस्वी सूर्यनिगे ರೈತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿರುವ तेजस्वी सूर्यनिगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कलबुर्गी का दौरा किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह भी पहुंचे और उन्होंने वापस जियारत की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिद्धारमैया जो थे हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह पर पहुंचे थे सिद्धारमैया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया कलबुर्गी पहुंचे थे। कलबुर्गी का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान सिद्धारमैया हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह पर भी पहुंचे। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह पहुंचे सिद्धारमैया। विजयवाड़ा में इंद्रकिलाद्री के पास लोगों ने एक बड़े अजगर को देखा। फुटपाथ पर अजगर को रेंगता देख राहगीर सहम गए और इसकी जानकारी राहगीरों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को पकड़ा और दूसरी जगह पर छोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अजगर देख लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने वन अधिकारी को इस अजगर के बारे में जानकारी दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने इसके बाद अजगर को पकड़ लिया। ये आप देख सकते हैं, विजयवाड़ा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे कि राहगीर सड़क पर चल रहे थे और सड़क किनारे ही उनको एक अजगर दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने फौरन वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री के प्रशंसक मोहम्मद शलील 30 सेकंड के भीतर दुनिया में सबसे तेज जायफल के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में उन्होंने प्रवेश कर लिया है।
बीबीए के अंतिम वर्ष के छात्र मोहम्मद शलील ने 30 सेकंड में 10 जायफल का प्रदर्शन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले डेले अली और ताशा निकोल के पास था। शलील के रिकॉर्ड की घोषणा जनवरी में ही की गई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 30 सेकंड में एक फुटबॉल के साथ लेग फिगर 8 के बीच सबसे ज्यादा 10 हैं और 25 सितंबर 2022 को मंगलुरु में शलील द्वारा हासिल किया गया था। तो मंगलुरु के लड़के का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। 30 सेकंड में 10 जायफल का उन्होंने प्रदर्शन किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया है। 30 सेकंड में 10 जायफल का प्रदर्शन किया। रोनाल्डो और मेसी के बड़े फैन हैं। तो मंगलुरु के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 30 सेकंड में 10 जायफल का प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से मंगलुरु के लड़के का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। फिलहाल साउथ साइड में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।